दोनों अतराफ से जो तंज के नश्तर जो थे वो नहीं बरसाए जा रहे थे, दोनों अतराफ से सीधी गोलाबारी नहीं हमने देखी, दोनों अतराफ में ये नहीं कहा गया कि हमने इनके ऊपर एतबार किया, बारहा कर लिया, अब नहीं होता, हमारी बातें नहीं मानी जाती। तो इन स्टेटमेंट से हम क्या अंदाजा लगा सकते हैं कि ये जो 21 घंटे चलने वाली नशस्त है, बाद में ये 31 घंटे तक मुहित हो गई, इसमें कौन कौन सी चीजें दोनों अतराफ फेस सेविंग के लिए हो सकती हैं? सवाल आपने किससे किया है? अनवर साहब, आप ही से ही सवाल है मेरा सर। जी देखिए, सबसे पहली बात, सबसे पहले तो आपका शुक्रिया। अच्छा, मैं एक बात की वजाहत कर दूं कि ये जो हाइप था कि इसी मीटिंग में समझौता हो जाएगा, ये भी मीडिया ने क्रिएट किया था, और अब मायूसी भी मीडिया फैला रहा है। ना पहले वाला हाइप जस्टिफाइड था और ना ये मायूसी जस्टिफाइड है। देखिए, मैं मुसलसल, अगर आप मेरे कमेंट सुने, मुसलसल जाहिर है सबकी तरह मैं भी टीवी चैनल्स पे आ रहा हूँ और बार बार जब से टॉक्स प्रपोज हुई थी ये कहता रहा हूँ कि इसमें दो चीजों पर अंडरस्टैंडिंग होगी सिर्फ। एक तो ये कि सीज फायर जारी रहे, और दूसरा ये कि कोई स्ट्रक्चर बना दिया जाए और बातचीत जारी रहे। और ये तो हमारी मजबूरी होती है जर्नलिस्टों की कि हम हेडलाइंस में सोचते हैं कि ये क्या अच्छा लगेगा, समझौता हो गया, मिडिल ईस्ट सुधर गया, सब। ऐसा होता नहीं है। दुनिया, जो खासतौर पर जो मुज़ाकरातकार होते हैं, वो हेडलाइंस में नहीं सोचते, उनके पास बहुत सॉलिड डॉक्यूमेंट्स होते हैं, उनके पास अपने मुल्क का मौक़िफ़ होता है, पॉलिसी होती है, और उसके मुताबिक गुफ्तगू करते हैं। और जैसा कि अभी आपसे पहले कमेंटेटर ने इनकी थोड़ी सी बात सुन सका मैं, क्योंकि आवाज़ साफ नहीं थी, जैसे उन्होंने बात की बिल्कुल दुरुस्त थी कि ये तवक्को करना ही गलत था कि इतने पुराने मसाइल जो हैं, 47 साल पुराने मसाइल जो हैं, एक मीटिंग में तय पा जाएंगे, या दो मीटिंग भी, या चार मीटिंग भी। ये एक प्रोसेस है जिसका क्रेडिट पाकिस्तान से कोई नहीं ले सकता। पाकिस्तान ने ये प्रोसेस शुरू करवाया, और अब मुलाकात इस्लामाबाद में हो या कहीं और हो, ये जो है क्रेडिट पाकिस्तान के पास ही रहेगा हमेशा कि पाकिस्तान ने ये मुलाकात शुरू करवाए। अब ये है कि आगे क्या होगा वो डिपेंड करता है बहुत सारी चीज़ों पर। अमेरिका में अपनी जो सूरत हाल है, अमेरिका की जो ग्राउंड सिचुएशन है, डोमेस्टिक ऑडियंस है, ईरान की अपनी डोमेस्टिक ऑडियंस। आप अगर आप देखें दोनों के बयान जो ईरान से आ रहे हैं और जो अमेरिका से आ रहे हैं, दोनों के बयान का टारगेट इस वक्त उनकी अपनी डोमेस्टिक ऑडियंस है। उनको ये समझाने की कोशिश कर रहे हैं कि हम मुज़ाकरात में हमने दुश्मन की कोई बात तस्लीम नहीं की, हमने शिकस्त नहीं मानी, हम अपने मौके पे डटे हुए होते हैं। ये होता है पब्लिक स्टेटमेंट। लेकिन पब्लिक स्टेटमेंट के पीछे बहुत सारी गुफ्तगू हो रही होती। अगर ये गुफ्तगू नहीं हो रही होती तो ना अमरीकी नायब सदर वहां जाते, ना ईरान ने इतना लंबा चौड़ा वक्त भेजा होता। तो गुफ्तगू है, गुफ्तगू जारी होगी, और ये भी मुमकिन है कि जो खासतौर पे उनके जो फौजी एक्सपर्ट्स हैं दोनों तरफ के कुछ, अच्छा, जो इस तरह के जो फैसले होते हैं वो बिल्कुल हाई लेवल पे नहीं होते, मिड लेवल पे होते हैं। वो पहले सारी चीजें तय करते हैं, फिर हाई लेवल पे सिग्नेचर होता है। तो ये हो सकता है कि दोनों तरफ के माहिरीन रुक गए हों, जिसका जरूरी नहीं है कि मीडिया को बताया जाए या पता चले, और गुफ्तगू हो रही हो और उसके बाद कोई नतीजा निकले, उसके बाद फिर कोई बात आगे बढ़े। तो मैं तो बिल्कुल मायूस नहीं हूँ। बिल्कुल, एक पाकिस्तान ने बहुत अहसन काम किया और बातचीत आगे जरूर बढ़ेगी। रही ये बात कि ये सपोज करना कि ईरान की शिकस्त हो गई है या अमेरिका की शिकस्त हो गई है, दोनों गलत था। अमेरिका की शिकस्त हुई है ना ईरान की शिकस्त हुई है। दोनों ने रियलाइज किया है कि जंग को जारी रखने से कुछ हासिल नहीं होगा। अनवर इकबाल साहब, सर, एक मशरक़ वस्ता के जो ममालिक हैं उनका किरदार आने वाले दिनों के अंदर क्या दिखाई देगा? और दूसरा, ये जो चाइना के हवाले से मेरा सवाल था कि चाइना का किरदार क्या रहा, और चाइना के बारे में कुछ ही दिन में दो स्टेटमेंट्स जो हैं वो अमेरिका की दिखाई दी और दोनों एक दूसरे के मुतजाद दिखाई दी। इसकी वजूहात क्या लगती हैं? जी, सबसे पहली बात तो ये है कि मशरक़ वस्ता में मशरक़ वस्ता तब्दील हो जाएगा, सही, वैसा नहीं रहेगा जैसा अब है। और उसकी वजह यह है कि ईरान ने अपना प्रेजेंस वहाँ फील कराया है। ईरान ने ये बात साबित की है कि रिजिलियंट फोर्स है, और उन्होंने इतना बड़ा हमला बर्दाश्त किया। ज़ाहिर ये कोई भी तवक्को नहीं कर रहा था कि ईरान जो है अमेरिका को फौजी डिफीट दे देगा, लेकिन उनका कायम रहना ये बहुत बड़ी बात है। तो अब ये होगा कि अरब ममालिक को ज़ाहिर है ये बात तय करनी पड़ेगी कि ईरान तो यहाँ है और पूरी मजबूती से है, तो हमें उससे कैसे डील करना है। अब उसके दो इम्कानात हैं।
ایک تو یہ کہ ان کے ایران سے تعلقات بہتر ہوں اور جو پرابلمز ہیں ان کو دور کیا جائے. دوسری یہ ہے کہ وہ یہ سمجھیں کہ ایک مضبوط ایران ان کے لیے زیادہ بڑا خطرہ ہے، اور پھر ان کے تعلقات مثلا جیسے یو اے ای ہے، ان کے تعلقات اسرائیل سے زیادہ اور قریب ہو جائیں، اور اسرائیلی آپ کو وہاں فوجی جو ہے ان کی مدد کرتے ہوئے نظر آئیں، اور وہ اس جنگ میں دوسری طرف سے شریک ہوں. دونوں امکانات ہیں، اور اس میں تو آنے والا وقت ہی فیصلہ کرے گا کہ اول تو اس بات پہ ڈیپینڈ کرے گا بہت زیادہ کہ امریکہ اس معاملے سے کیسے ڈیل کرتا ہے، اور امریکہ اور ایران کے درمیان کس حد تک سمجھوتا ہوتا ہے. رہی بات چائنا کی، تو چائنا جو ہے وہ ایک ظاہر ہے میجر پاور ہے، نمبر 2 ہے دنیا میں اس وقت. اور میں نہیں سمجھتا کہ حالیہ ماضی قریب میں جو بڑے فیصلے ہوئے ہیں اس میں امریکہ نے بیانات اپنی جگہ، بیان بازی اپنی جگہ ہے، لیکن ایسا کوئی بڑا واقعہ نہیں ہوا جس میں امریکہ نے چائنا سے کنسلٹ نہیں کیا ہے. اور جہاں بھی ایسا محسوس ہوا چائنا کو بھی کہ جہاں امریکہ کسی ایشو پہ زیادہ سینسٹیو ہے اسٹینڈ لے لے گا، یا چائنا سینسٹیو ہے وہ اسٹینڈ لے لے گا، وہاں انہوں نے ایک دوسرے کو اکوموڈیٹ بھی کیا ہے. تو میرا خیال ہے کہ چائنا کی جو پوزیشن ہے آہستہ آہستہ بڑھے گی، کیونکہ یہ جو مذاکرات ہوئے اس میں بھی چائنا نے بہت مؤثر کردار ادا کیا، خاص طور پہ ایران کو تیار کرنے میں. چائنا جو ہے اس کے مفاد میں ہے کہ کوئی مفاہمت ہو جائے وہاں، اس کے مفاد میں ہے کہ پاکستان کا جو موجودہ کردار ہے وہ برقرار رہے. آپ دیکھیں چائنا چاہتا تو خود بھی انوالو ہو سکتا تھا، صحیح. لیکن خود انوالو نہیں ہوا، اس نے پاکستان کو فرنٹ پہ رکھا، اور یہی چائنا کا رویہ رہے گا. چائنا کسی بھی معاملے میں براہ راست انوالو ہونے سے گریز کرے گا، مگر پوری طرح انوالو رہے گا بھی.